दिस क्लास एंड जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। स्क्रीन शेयर करके मैं सारी बात आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है कि आज की क्लास में हम लोग जो ड्रामा पढ़ रहे हैं या जिस ड्रामा को हम लेने जा रहे हैं उस ड्रामा का क्या नाम है। उस ड्रामा का नाम है मैन एंड सुपरमैन। जीबी शाह के दो प्ले मैंने बात किए थे कैंडिडा पर। कैंडिडा के अलावा अगर आपको याद होगा मैंने सेंट जॉन पर बात किया था। जीबी शाह का एक प्ले और रह गया है और उस प्ले का नाम है मैन एंड सुपरमैन। मैन एंड सुपरमैन ये प्ले का नाम है। इस प्ले से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो हमें या आपको ध्यान में रखना है। वो कौन कौन सी चीजें हैं मैन एंड सुपरमैन से रिलेटेड वो जो प्ले है उनमें क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना। सबसे पहला चीज की ये जो प्ले है कब लिखा गया था 1903 में। 1903 में तो ये जो 1903 है आप कह सकते हैं कि द प्ले वाज रिटन 1903 में। द प्ले वाज रिटन। द प्ले वाज रिटन। बैकग्राउंड से आवाज जा ही रही है तो जरूरी नहीं कि मैं पूरा सेंटेंस लिखूं कि द प्ले वाज रिटन। अगर मैं कहता हूं कि इन 1903 द प्ले वाज रिटन तो ऑलरेडी यू आर गेटिंग माय वॉइस। तो देयर इज नो नीड टू राइट द होल सेंटेंस। आपको नोट करना, मुझे नहीं पूरा लिखना है लेकिन आपको नोट करना है। तो एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट जो आपको ये ध्यान में रखना है वो इस चीज को ध्यान में रखना है कि यह जो प्ले है इट इज इन 4 एक्ट। द प्ले इज अ प्ले इन 4 एक्ट। जो दूसरा पॉइंट है कि द प्ले इज डिवाइडेड इनटू 4 एक्ट। जो प्ले है कितने एक्ट में है 4 एक्ट में है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। तीसरा चीज की जो प्ले है प्ले को 1905 में परफॉर्म किया गया था। इट वॉज परफॉर्म्ड इन 1905। इट वॉज परफॉर्म्ड in 1905। It was performed in 1905 in Royal Court Theatre। Royal Court Theatre। In Royal Court Theatre। सो यू विल कम टू नो कि इसको जो है जो परफॉर्म किया गया 1905 में परफॉर्म किया गया। कहाँ पर परफॉर्म किया गया? रॉयल कोर्ट थिएटर में परफॉर्म किया गया है। इसके पहले की पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि द प्ले इज डिवाइडेड इनटू 4 एक्ट। जो मेन मेन पॉइंट है उसी पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तीसरा चीज मैंने आपको ये बताया था कि ये जो प्ले है 1903 में लिखा गया। ये 3 पॉइंट 1903 में लिखा गया, 4 एक्ट में है। 1905 ईस्वी में रॉयल कोर्ट थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जब 1905 ईस्वी में इसको परफॉर्म किया गया था तो यू विल कम टू नो कि उस समय जो है सीन इसका जो एक्ट थर्ड है, एक्ट थर्ड का सीन सेकंड परफॉर्म नहीं किया गया था। एक्ट थर्ड का सीन सेकंड परफॉर्म नहीं किया गया था। एक पॉइंट यहाँ नोट करके मैं लिखवा दे रहा हूँ। सीन सेकंड, सीन सेकंड ऑफ एक्ट थर्ड, एक्ट थर्ड was not performed, was not performed that time। यू विल कम टू नो कि सीन सेकेंड जो था एक्ट एक्ट का ये चीज उस समय परफॉर्म नहीं किया गया था। इसका सीन सेकेंड और किसका सीन सेकेंड? एक्ट थर्ड का। एक्ट थर्ड का सीन सेकेंड वाज नॉट परफॉर्म दैट टाइम। और इसका जो फर्स्ट और कंप्लीट द फर्स्ट कंप्लीट परफॉर्मेंस वाज इन 1950। ये आपका फोर्थ पॉइंट बनेगा। फोर्थ पॉइंट बनेगा दैट इज आई थिंक कि या थर्ड फोर्थ पॉइंट बनेगा। तो फोर्थ पॉइंट में आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका जो कंप्लीट परफॉर्मेंस हुआ है, कंप्लीट परफॉर्मेंस COMPLET, कंप्लीट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस MANCE was done in 1915। 1915 ईस्वी में कंप्लीट रूप से इसको परफॉर्म किया गया है।
तो ये एक चीजें आप देख रहे हैं कि 1903 में लिखा गया, 1905 में परफॉर्म किया गया था, 4 एक्ट में है, लेकिन जो सीन 2 है एक्ट थर्ड का, वो परफॉर्म नहीं किया गया था, लेकिन बाद में जो क्या किया गया 1915 में इसको परफॉर्म किया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छठा क्वेश्चन बनता है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। और वह कौन सा छठा क्वेश्चन है कि जीबी शाह का जो ये प्ले है, इस प्ले को एक सब टाइटल भी दिया गया था, और उसका जीबी शाह ने खुद इस अपने प्ले को, जिसका नाम मैन एंड सुपरमैन है, इसको उन्होंने एक सब टाइटल दिया था, और उस सब टाइटल का नाम था अ कॉमेडी एंड अ फिलोसफी। शाह गेव इट अ सब टाइटल। और सब टाइटल का नाम क्या है? सब टाइटल का नाम था, व्हाट इज द नेम ऑफ सब टाइटल? द नेम ऑफ सब टाइटल इज अ कॉमेडी एंड अ फिलोसफी। अ कॉमेडी, COMEDY, अ कॉमेडी एंड अ फिलोसफी। PHILOSOPHY, फिलोसफी, अ कॉमेडी एंड अ फिलोसफी। ये शाह की आप देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उनके किस प्ले का सब टाइटल था अ कॉमेडी एंड अ फिलोसफी। यू विल कम टू नो कि ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये इसका सब टाइटल रहा, किसका सब टाइटल रहा है? दैट इज द सब टाइटल ऑफ मैन एंड सुपर मैन। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आखिर मैन एंड सुपरमैन में क्या उसका स्टोरी, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं एक्ट वाइज आपको स्टोरी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको क्रक्स बताना चाहता हूँ कि क्या थीम है, किस चीज को लेकर के इसको मैन एंड सुपरमैन से क्या मतलब है, और इसका टाइटल मैन एंड सुपरमैन क्यों रखा गया, या ये इसमें किन किन चीजों को दिखाया गया है। तो एक जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो फ्रेडरिक नीत्शे थे, उनकी फिलॉसफी भी इस प्ले में रही है। और एक जो वर्क डान जुआ करके था, उसको भी बेस बना करके इसको शामिल किया गया है। तो एक तो सबसे पहला जो दर्शन है वह ये चीज है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एज स्पिरिचुअल क्रिएटर एंड वुमन एज गार्डियन। इसका जो अगर मैं क्रक्स कहूँ, या मैं ये कहूँ कि पूरे पोयम का एक जिस्ट क्या है, तो एक मैं हेडिंग डालूंगा यहाँ पे, जिस्ट। पोयम कह रहे ड्रामा का, जिस्ट ऑफ द प्ले। अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि ये प्ले कैसे कैसे लिखा गया, कब पब्लिश हुआ, क्या सब टाइटिल है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन सा मेन दर्शन है, मेन मुद्दा क्या है जिसको लेकर के प्ले में बात हुई है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये चीज दिखाने की कोशिश की गई है, इसमें एक विश्वास दिखाया गया है। और वह विश्वास क्या है कि एक कॉन्फ्लिक्ट क्या है बिटवीन मैन एज स्पिरिचुअल क्रिएचर, की जो मैन है वह स्पिरिचुअल क्रिएटर है, और वुमेन जो है यह गार्डियन है ऑफ द बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी ऑफ द ह्यूमन रेस। एक जो कॉन्फ्लिक्ट है कि मैन जो है स्पिरिचुअल क्रिएटर है, और वुमेन जो है क्या है, यह बायोलॉजिकल गार्डियन है। मतलब ये कि जो हमारी जनरेशन है, यह बगैर उस वुमेन के संभव नहीं है। तो इसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। मैं उस चीज को यहीं से शुरू कर रहा हूँ, पहला पॉइंट डाल करके। और वो कौन सा पॉइंट है? एक ही पॉइंट है, लेकिन उस पॉइंट को आपको ये शाह का बिलीफ है, शाह हैज बिलीफ, शाह हैज बिलीफ, BELIEF, शाह हैज बिलीफ। शाह का विश्वास क्या है? शाह हैज बिलीफ इन द कॉन्फ्लिक्ट, इन द कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT, इन द कॉन्फ्लिक्ट। शाह का विश्वास क्या है कॉन्फ्लिक्ट में? इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन man as spiritual creator, as a spiritual creator, CREATOR, spiritual creator, and woman and woman as guardian of the biological, as guardian, G, नेक्स्ट स्लाइड में, as guardian, GUARDIAN
Guardian, as guardian of the biological continuity, of the biological continuity, continuity, biological continuity, Nuity, continuity of the human race, of the human race, RACE। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको फिर से बैक जा रहा हूँ। मैंने बताया कि शाह का विश्वास है या शाह का बिलीफ है, क्या शाह हैज बिलीफ, बिलीफ किसमें, इन द कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट में कि जो मैन है वह एक स्पिरिचुअल क्रिएटर है, मैन एज अ स्पिरिचुअल क्रिएटर, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, स्पिरिचुअल क्रिएटर, एंड वुमेन एज गार्जियन, जो वुमन है वह गार्जियन है किसका, ऑफ द बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी ऑफ द ह्यूमन रेस, जो ह्यूमन रेस है, जो हमारी ह्यूमन रेस आगे बढ़ रही है, अगर इसकी बढ़ने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वह वुमन है। और वुमन को ही उन्होंने लाइफ फोर्स माना, जीवन की ताकत माना जो है। और उन्होंने कहा कि जो है, अगर आप देखेंगे कि अनडाउटली मैन मे बी इन लव विद समवन बट दिस इज वुमन हु प्रपोजेस मैन फॉर मैरिज। एक ये बहुत बड़ा दर्शन उनका है कि हो सकता है कि मैन इज इन लव विद समवन, लेकिन जब मैरिज का कॉन्सेप्ट आता है तो दिस इज वुमन हु प्रपोजेस फॉर मैरिज। अदरवाइज मैन एक स्पिरिचुअल क्रिएटर हो सकता है, उसकी अपनी आध्यात्मिक सोच हो सकती है, उसका एक दर्शन हो सकता है, एक फिलॉसफी हो सकती है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का अगर गार्डियन किसी को माना जाएगा तो वह वुमन, और बायोलॉजिकल गार्डियन, बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी, गार्डियन ऑफ द बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी, जो हमारी रेस आगे बढ़ रही है विदाउट द सपोर्ट ऑफ द वुमेन, विदाउट द आप कह सकते हैं कि उसके अपने बगैर सहयोग के ये चीजें संभव नहीं। तो उसके लिए उन्होंने जो वर्ड यूज किया हुआ वह कौन सा है, बायोलॉजिकल गार्डियन, उन्होंने, या गार्डियन ऑफ बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी ऑफ द ह्यूमन रेस, और मैन को उन्होंने क्या बताया, स्पिरिचुअल आप कह सकते हैं कि क्रिएटर। ये एक उनका दर्शन है जो आपको समझना है। इसी पर मैं आपको दूसरा पॉइंट लिखूंगा जो इसी से रिलेटेड है, और वह क्या है कि प्ले में एक दर्शन है जो है लाइफ फोर्स का, शॉज कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ फोर्स, शॉज concept of life force, CONCEPT, concept of life force, FORC, शाह कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ फोर्स। जो शाह का कॉन्सेप्ट है लाइफ फोर्स को लेकर के, और खास करके लाइफ फोर्स को लेकर के इन्होंने क्या किया हुआ है, और वो सटायर करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन सेक्सेस को, बिटवीन द सेक्सेस। शाह कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ फोर्स आप देख सकते हैं, एंड सटेराइजेस शास कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ फोर्स, इस पर हम बात करेंगे, ये लाइफ फोर्स आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वो क्या करते हैं कि रिलेशनशिप, तीसरा पॉइंट बात करते हैं कि, और उन तीसरा क्या किया हुआ है कि रिलेशनशिप, RELATION, रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेक्सेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया हुआ है, तो दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेक्सेस मैन और वुमेन। और लाइफ फोर्स, उन्होंने बताया कि जो लाइफ फोर्स है अनडाउटली हमारे जीवन को चलाने वाला कोई तो है, लेकिन ये इसकी इसमें जो जीवन की ताकत है वह वुमेन है, ना कि मैन है। एक चीज उन्होंने उन्होंने एक ऐसे रिलेशन को दिखाने की कोशिश की जिसमें एक कैरेक्टर है, वह जो है क्या करती है कि एक मैन को प्रपोज करती है मैरिज के लिए, लेकिन वह मैन तैयार नहीं होता है, और वह अपने आप को अलग दिखाना चाहता, अलग रखना चाहता है। लेकिन जो लाइफ है वह अलग रह करके चलने वाली नहीं, ये शाह का दर्शन है। उन्होंने कहा कि अनडाउटली ईश्वर हमारा बनाने वाला है, लाइफ फोर्स जो है वही मतलब उसके हाथों में सब कुछ है, लेकिन उस लाइफ फोर्स में वुमेन का क्या रोल है, ये उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो लाइफ फोर्स है यही सबसे बड़ा दर्शन है, और इस लाइफ फोर्स के लिए उन्होंने
किसको माना है कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती, वुमेन को माना है। इसके अलावा उन्होंने मॉडर्न एज में जो एक तरह की रिलेशनशिप है बिटवीन द टू सेक्सेस, उनको लेकर के उन्होंने बात की कि आज के समय में जो रिलेशनशिप है वो मैकेनिकल है, उस तरह के रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलते हैं, जिस तरह की चीजें हमें हमें देखना चाहिए। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको इसमें लिख दे रहा हूँ कि शाह के इस ड्रामा में क्या क्या चीजें आपको नजर आती है। इसके अलावा एक चीज और आपको नजर आएगा शाह के इसी प्ले में, जो मैं चौथा पॉइंट बता रहा हूँ। मैं अभी बल्कि आपको पीडीएफ फाइल भी इसका तुरंत भेजूंगा। तो शाह के इसी प्ले में जो है फ्रेडरिक नीत्शे का फिलोसफिकल आइडिया यू फाइंड कि क्या फ्रेडरिक नीत्शे, वी ऑल नो कि बड़े फिलोसफर रहे हैं, FRIED RICH, फ्रेडरिक नीत्शे, NIETZCHE apostrophe, फ्रेडरिक नीत्शे philosophical ideas, philosophical ideas, philosophical ideas, ideas। यू फाइंड कि फ्रेडरिक नीत्शे है, उनका एक फिलोसफिकल आइडियाज है, और वह क्या है, फिलोसफिकल आइडियाज अबाउट फिलोसफिकल आइडियाज अबाउट उबरमेंच। उबरमेंच करके एक शब्द उन्होंने यूज किया हुआ है, और मैं उस शब्द को नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाना चाहूंगा। उबरमेंच, उस शब्द का नाम है उबरमेंच, UBER, UBERMENCH, उबरमेंच। यह जो फिलोसफिकल आइडियाज उबरमेंच है, यह किसको इंडिकेट करता है? आर, इसी का मतलब है सुपरमैन। इसका क्या मतलब है? सुपरमैन, ओवरमैन, सुपरमैन, ओवरमैन, और सुपर ह्यूमन, और सुपर ह्यूमन। उनका ये कहना था कि जो ये प्ले है, अगर इस प्ले में जो सुपरमैन का कॉन्सेप्ट है, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुपरमैन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, तो फ्रेडरिक नीत्शे की फिलोसफिकल आइडियाज से आया है। और वह फिलोसफिकल आइडियाज ये इनका क्या था, फ्रेडरिक नीत्शे का था, वह उबर मेंच करके उन्होंने दिया था, जिसका मतलब ही होता है सुपरमैन। मैन कैसे जो है प्रोसेस में आता है सुपरमैन बनने के चक्कर में, या कैसे वो जो है उस प्रोसेस में आता है जिसको हम ओवरमैन कहते हैं। तो उसको ये समझना चाहिए कि मैन मैन है, लेकिन मैन अगर सुपरमैन बनने की कोशिश करता है, या तमाम तरह की जिस तरह की मशीन, जिस तरह की चीजें यूज की गई, उस ये सोचता है कि वह सारी चीजें नॉर्मल कर देगा, तो यह चीज संभव नहीं है। लाइफ को नॉर्मल बनाने के लिए विदाउट द कॉपरेशन ऑफ वुमेन ही कांट मेक लाइफ नॉर्मल लाइफ। और मैन जो है क्या हो सकता है? सुपरमैन नहीं हो सकता। सुपरमैन लाइफ फोर्स है। लाइफ फोर्स मतलब जिसने जीवन दिया है, जो जीवन को चलाने वाला है, जो है जिसने जो है वुमेन को हमारा गार्डियन ऑफ बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी बनाया हुआ है, जो जिसे हम गॉड कहते हैं, वही सुपर हो सकता है। लेकिन मैन ने क्या किया कि उसके अपनी आइडियाज है, उसके अपने थॉट है, वह क्या करता है कि अपने आप को सुपरमैन दिखाने की कोशिश करता है। तो एक दर्शन एक भी आपको ध्यान में रखना है कि नीचे का उबर मेंच, UBERMENCH एक ग्रीक से है, और इसका मतलब क्या है? सुपरमैन, ओवरमैन, या सुपर ह्यूमन, ये चीजें रही है। तो जो उनका टाइटल ऑलरेडी आपको बताता है कि मैन एंड सुपरमैन, क्या मैन सुपरमैन हो सकता है? नो, नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी जादू की छड़ी है, वह क्या करेगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इफ यू आर अ मैन, तो आपको जिंदगी जीना है, और उस जिंदगी के जीने के लिए वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यू कांट इग्नोर दैट पार्टिकुलर क्रिएचर ऑफ गॉड। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, यू आर द स्पिरिचुअल क्रिएटर ऑफ गॉड, तो ठीक है, अपनी जगह है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल क्रिएटर है, तो जो वुमेन है वह गार्डियन ऑफ बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी है। ये चीजें उनका दर्शन है, जो हमें समझना चाहिए कि क्या क्या चीजें रही है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि एक और चीज है जो मैं नेक्स्ट पॉइंट करके, मुझे लगता है कौन सी छठा पॉइंट होगा? कैन एनीवन टेल मी? फोर्थ सिक्स पॉइंट, पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ है। फिफ्थ पॉइंट, या
नाउ वन जब हम इस देखो फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट को लेकर के जब फिफ्थ। हम बात करते हैं तो हियर यू फाइंड अनदर चीज कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो जो है सोशल इश्यूज को लेके बात करते हैं, तो ये जो है आप कह सकते हैं एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ आइडियाज भी है। तो एक पॉइंट ये भी यहाँ पे आप लिखिएगा कि द प्ले इज एन एग्जाम्पल, EXAMPL, एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ आइडियाज, COMEDY, कॉमेडी ऑफ आइडियाज। जो प्ले है कॉमेडी ऑफ आइडियाज है, क्यों? चूंकि इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉमेडी ऑफ आइडियाज, कॉमेडी के माध्यम से अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते कॉमिक फॉर्म में। और किस किस चीजों को लेकर के कॉमेडी ऑफ आइडियाज, द प्ले इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमेडी ऑफ आइडियाज। इट्स कैरेक्टर्स इट्स कैरेक्टर्स डिस्कसेस, DISCUSSES, डिस्कसेस फॉलोइंग इश्यूज। इसके जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट, उन्होंने कई ऐसे सोशल इश्यूज लिए हुए हैं जिसके माध्यम से आपको लाइफ फोर्स पता चलेगा कि जीवन जीने के लिए क्यों जरूरी है, कैसे। जैसे उसके कैरेक्टर्स जो है ये बताते हैं कि आज की कैपिटलिज्म में क्या क्या है। ये फॉलोइंग इश्यूज में एक इश्यूज है कैपिटलिज्म को लेकर के उन्होंने बात की है, पूंजीवादी जो सोसाइटी है। दूसरा इश्यूज उन्होंने डिस्कस किया है सोशल रिफॉर्म को लेकर के बात की है। तीसरा पॉइंट उन्होंने मेल फीमेल रोल्स इन कोर्टशिप को लेकर के, मेल और फीमेल का जो रोल है कोर्टशिप में उसको लेकर के उन्होंने बात किया, मेल फीमेल रोल्स इन कोर्टशिप, मेल एंड फीमेल दिस इज मेल एंड फीमेल रोल्स इन कोर्टशिप, रोल्स इन कोर्टशिप, COURTSHIP, इसकी बात होती है। यू फाइंड दिस पार्टिकुलर पॉइंट। अब देखिए इसमें कैरेक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन कैरेक्टर्स को आपको मैं लिस्ट भेज दूंगा, थोड़ा सा आप कैरेक्टर देख लीजिएगा क्या क्या चीजें रही हैं। लेकिन दो कैरेक्टर को लेकर के मैं जरूर डिस्कस करूंगा, और उनमें से एक कैरेक्टर जो पूरी आपको प्लॉट भी बताएगा, आपको ये भी बताएगा कि ड्रामा किधर जा रहा है। तो एक तो मैं इस चीज को फिर से बता दूं कि जो ये प्ले रहा है, इस प्ले में क्या है कि बहुत सारा, यह प्ले किसका एग्जाम्पल है, कॉमेडी ऑफ आइडियाज का एग्जाम्पल है। क्यों? चूंकि इसके सारे कैरेक्टर्स कॉमिक फॉर्म में तमाम इश्यूज को डिस्कस करते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें एक इशूज कैपिटलिज्म है, सोशल रिफॉर्म है, मेल एंड फीमेल रोल्स इन कोर्टशिप है, इसको लेकर के वो बात करते हैं। अब हम अगर कैरेक्टर्स को लेके बात करें नेक्स्ट स्लाइड में, इफ आई टॉक अबाउट कैरेक्टर, CHARACTERS, यू फाइंड दैट कि कैरेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो क्या है, जॉन टैनर, JOHN, जॉन टैनर, TANNER। पूरा पूरा प्लॉट इसी जॉन टैनर के इर्द गिर्द ही आप देखेंगे कि घूमता रहता है, जॉन टैनर के ही इर्द गिर्द सारी बातें घूमेगी। जो जॉन टैनर है ये ऑथर है, किसका ऑथर है, एक बुक का, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, AUTHOR, ऑथर ऑफ द रिवोल्यूशनिस्ट हैंडबुक एंड पॉकेट कंपेनियन, द रिवोल्यूशनिस्ट हैंडबुक, REVOLUTIONIST, द रिवोल्यूशनिस्ट हैंडबुक हैंडबुक एंड पॉकेट कंपेनियन, एंड पॉकेट POCKET एंड पॉकेट कंपेनियन। सो यू फाइंड दैट कि जो एक कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर को हम लोग बात कर रहे हैं, उस कैरेक्टर का क्या नाम है, जॉन टैनर। ये जॉन टैनर जो है आथर है, किसके आथर है, रिवोल्यूशनिस्ट हैंडबुक
एंड पॉकेट कंपेनियन, रिवोल्यूशनिस्ट हैंडबुक एंड पॉकेट कंपेनियन, वो उसके जो है क्या है कैरेक्टर, उसके आथर है। अच्छा, होता क्या है कि ये जो प्ले है और साथ ही साथ जो एक किताब हैंडबुक जो किताब है, उन दोनों में वही चीजें नजर आती है। वो क्या है कि नीत्शे का जो अभी मैंने दर्शन आपको बताया था कि मैन कैसे सुपरमैन में तब्दील होता है, उसका इवॉल्विंग कैसे होता है। तो इसी किताब में, या जो एक इनका किताब है जॉन टैनर का, या प्ले में नीत्शे का दर्शन साफ साफ देखने को मिलेगा। और वह दर्शन क्या है कि इवॉल्विंग मैन का इवॉल्विंग थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, या वो कैसे सुपर ह्यूमन बनता है, और कैसे वो उसका डेवलपिंग आर्गुमेंट कैसे वो डेवलप करता है। आज दिस थिंग्स यू फाइंड कि और साथ ही साथ फिर जो है वो कैसे एक वुमेन को सिलेक्ट करता है, कैसे एक वुमेन उसकी जिंदगी में आती है, वो उसको सिलेक्ट करता है। आज दिस थिंग्स यू फाइंड, सो यू फाइंड कि ये एक आथर है। और इनके इस किताब में भी क्या दिखाया गया, द इवॉल्विंग ऑफ अ मैन, द इवॉल्विंग ऑफ अ मैन क्या दिखाया गया है। यहाँ पे मैं नोट करके लिख रहा हूँ कि पूरे के पूरे, चाहे वो प्ले हो चाहे और कोई चीज हो, वहां पे एक प्रोसेस है, इवॉल्विंग ऑफ अ मैन, मैन का विकास, उसके विकास का सिद्धांत जो है, इवोल्यूशन जो थियरी है कि कैसे आदमी जन्म लेता है, धरती पर आता है, समाज की तमाम समस्याओं से या तमाम चीजों से वो रूबरू होता है, उसके बाद फिर उसका डेवलपमेंट होता है। तो इवॉल्विंग ऑफ अ मैन, यह एक पॉइंट यहाँ पर रहा है। दूसरा पॉइंट भी आपको ये ध्यान में रखना है कि इवॉल्विंग के साथ साथ डेवलपिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट, DEVELOPING, डेवलपिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट, उसके अंदर कैसे डेवलप होता है, डेवलपिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट, इसको चीजें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है नेचुरल सिलेक्शन, बीइंग, तीसरा पॉइंट बीइंग सुपर ह्यूमन, BEING, सुपर ह्यूमन, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो सुपर ह्यूमन बने। और फिर सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ अ वुमन, अपना लाइफ पार्टनर चूज करना, सिलेक्शन ऑफ अ वुमन, सिलेक्शन ऑफ अ वुमन। ये चीजें आपको ध्यान में रखना, ये चार पॉइंट है या पॉइंट है जो आपको कहीं ना कहीं हर जगह देखने को मिलेगा कि पूरे प्ले में ये क्या है कि मैन का इवॉल्विंग कैसे होता है, द इवॉल्विंग ऑफ अ मैन, उसका इवॉल्विंग कैसे हुआ, डेवलपिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का डेवलपिंग कैसे वो करता है, कब भाई उस धरती पर कैसे आया, फिर उसके बाद कैसे उसके अंदर विचार आए, तमाम जो गुड और बैड चीजों का है उसकी पहचान, पहचान के साथ साथ फिर वो कैसी चीजों को लर्न करता है, और जो गलत है उसके अगेंस्ट में खड़ा होता है, और हर चीज को ठीक करने की कोशिश करता है। ठीक करने के लिए वो अपने आप को सुपर ह्यूमन की कैटेगरी में ले जाता है, और फिर अपना लाइफ पार्टनर चूज करने की बात करता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक कैरेक्टर है एनी कैरेक्टर, एनी जो है एन वाइट फील्ड एक कैरेक्टर है, वो जो है टैनर को, जॉन टैनर को बहुत चाहती है और उससे मैरिज करना चाहती है। लेकिन जॉन टैनर जो है इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करता, वह बैचलर रहना चाहता, वह इंडिविजुअल रहना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो बायोलॉजिकल, जो एक तरह से जिसको वर्ड यूज किया गया था, गार्डियन ऑफ बायोलॉजिकल, गार्डियन बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन रेस, अगर उस वो देखा जाएगा तो वो कौन होगी, वो जो है टैनर है। टैनर जो है किसको प्रपोज करती है, नॉट टैनर बट कि ये एन वाइट फील्ड, एन वाइट फील्ड जो है, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख दूं तो और क्लियर हो जाएगा, सब कुछ यहीं पे आके एंड हो जाता। एन वाइट फील्ड, एन वाइट फील्ड प्रोपोजेज, एन वाइट फील्ड प्रोपोजेज, एन वाइट फील्ड किसको प्रपोज कर रही, जॉन टैनर को, जॉन टैनर, जॉन टैनर टू मैरी,
yet he remains bachelor, yet he remains bachelor। अब ये एक ये है कि अगर जॉन टैनर ने जो है क्या किया कि हो सकता है जॉन टैनर वाज आल्सो इन लव विद दैट पार्टिकुलर वुमन, लेकिन जॉन टैनर जो है मैरिज करने को तैयार नहीं है। लेकिन उसमें उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले यू विल कम टू नो कि कॉन्सेप्ट ऑफ जो मैरिज होता है वो किसके वो कहाँ पे आता है, किसके माइंड में आता है, तुरंत का तुरंत हमेशा वुमेन के माइंड में आता है। और उसके पीछे मकसद यही रहता है कि बिकॉज दे आर व्हाट दे आर गार्डियन ऑफ बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन रेस। क्योंकि मैरिज का कहीं ना कहीं एक पर्पस है कि आने वाली जनरेशन उनको सुरक्षित रखना, फ्यूचर को सुरक्षित रखना। तो इसको लेकर के उतना ज्यादा जो मेल है या मैन है वह कॉन्शियस नहीं होता। और यही आप देखेंगे कि जब जॉन टैनर को एनी वाइटफील्ड प्रपोज करती मैरिज के लिए तो वह रिजेक्ट कर देते हैं या डिनाई कर देते हैं और वह बैचलर रहना चाहते हैं या ही रिमेन्स बैचलर। यह चीज होती है। तो एक दर्शन आया हुआ है कि लाइफ फोर्स से क्या मतलब है, सुपर ह्यूमन से क्या मतलब है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ वुमन इन अ मैन्स लाइफ, एंड हु इज आर biology guardian, who is biological guardian of means you can say कि biological guardian continuity of human race को किसको कहा जाएगा, who is a आप कह सकते हैं spiritual creator of God, who is a superman और इवॉल्विंग ऑफ मैन, उसका आर्ग्यूमेंट, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड कि पूरा का पूरा चीजें जो है यहाँ पे कैसे जो है चलती है। एक और पॉइंट है जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, दैट इज द फोर्थ फिफ्थ हुआ था यहाँ पे एन वाइट फील्ड प्रपोजल। सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट में आप देखेंगे कि जो एन है, एन इज द सिंबल ऑफ द लाइफ फोर्स। अगर क्वेश्चन आता है कि एन वाइट फील्ड एंड वाइट फील्ड is the symbol of life force। जो आयन व्हाइट फील्ड है वो सिंबल है किसका, लाइफ फोर्स का। और वो शाह के पूरे व्यूज को प्रेजेंट करती है जो हर कल्चर में पाई जाती है। कि वो कौन सा पॉइंट है कि इट इज द वुमेन हु फोर्स द मैन टू मैरी देम, एंड व्हाइट फील्ड इज द सिंबल ऑफ लाइफ फोर्स। उसके अलावा नेक्स्ट, प्रेजेंट्स शी प्रेजेंट्स the ideas of Shah, the ideas of Shah। कौन से आइडियाज को, शी प्रेजेंट द आइडियाज ऑफ शाह। इट इज द वुमेन, it is the woman who forced the men to marry, who forced the men to marry them rather than the men who take the initiative, rather than rather than the men who take the initiative। ये हर कल्चर में पाया जाता है, ये इसका दर्शन है। द रोल ऑफ अ वुमन इन अ मैन्स लाइफ की हो सकता है कि प्रपोजल किसकी तरफ से हो, मेन की तरफ से हो, लेकिन मैरिज का जो कॉन्सेप्ट होगा वह वुमन की तरफ से ही होगा। मेन जो है मैरिज को लेकर के बहुत कॉन्शियस नहीं रहते, बहुत सीरियस नहीं होते, बट वीमेन आर मच कॉन्शियस, दे आर मच सीरियस व्हेन द if they are in love with someone, if they have any affair with anyone, you will come to know कि initiative is taken by who, initiative is taken by men, but ultimately women are much conscious। जो women है वो बहुत ज्यादा conscious है। these things we find, so you can, I think you can understand कि what I want to say। इस तरह की चीजें रही है।
इसके अलावा इसमें कैरेक्टर्स भी और भी चीजें रहे कैरेक्टर्स का। तो मैं समझता हूँ कि कैरेक्टर अगर मैं नहीं भी यहाँ पे शेयर आपसे ऐसा कुछ शेयर करता हूँ, तो पूरा मैं नोट्स भेजूंगा वहां से, आप समझ सकते हैं। मैं कैरेक्टर का नाम लिख दे रहा हूँ। दो कैरेक्टर यही सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको लेके मैंने डिस्कस किया। मैं एक लिख दे रहा हूँ, अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर। A list of characters. When you talk about a list of characters, you find कि इनमें से भी एक है हेक्टर मैलोन। अब हेक्टर मैलोन के बारे में आपको पूरा कुछ यहाँ बताऊंगा नहीं, सारा चीज नोट्स में आपको मिलेगा कि हेक्टर मैलोन क्या है, कैसे है। यू विल कम टू नो। दूसरा है एन व्हाइट फील्ड। अभी ही एन व्हाइट फील्ड के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, WHIT। एन व्हाइट फील्ड की वो कैसे जो है प्रपोज करती है उनको। नेक्स्ट कैरेक्टर तीसरा है हेनरी स्ट्रैकर, STRAKER, STRKER। चौथे हैं जॉन टैनर। जॉन टैनर का भी अभी हम लोगों ने जिक्र किया था। जॉन टैनर, जॉन टैनर को जैक टैनर भी कहा जाता है। और as these things you find कि हेनरी स्ट्रैकर, जॉन टैनर, वायलेट रॉबिन्सन पांचवा, वायलेट रॉबिन्सन, VIOLET, वायलेट रॉबिन्सन। ये लास्ट स्लाइड है, जितना आएगा हम उतना कर देंगे। पांचवे के बाद छठा, छठा था मिसेस वाइटफील्ड, मिस्टर वाइटफील्ड। ये सब अपनी जगह, मिसेस वाइटफील्ड का कोई मतलब नहीं। सुजान रैमस्डेन, सुजान रैमस्डेन। सातवां है हेक्टर मैलोन जूनियर, हेक्टर मैलोन जूनियर। नाइन्थ मेंडोजा। और भी है एक दो, उसमें मैंने लिखा नहीं है, आपको उसमें मिल जाएगा, कोई ऐसा नहीं है मेंडोजा। बट इन सब के बावजूद भी मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जो मैंने बताया या जो मैं नोट्स भेजूंगा, उसके अलावा समय निकाल करके एक बार आपको इस पार्क नोट्स से या और किसी न किसी जगह से आप उसको कवर कर लीजिएगा। थोड़ा सा स्टोरी और अगर आप देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा, काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको जो बातें बताई है, उनमें ज्यादातर चीजें इन कैरेक्टर्स को लेकर के रही है। और मेरे पास अभी एक और मैटर, मैं वो भी अभी इसके तुरंत मैं 5 मिनट में, यह हो सकता है मैं 2 मिनट में ये पूरा मैटर भेज दूं। एक और मैटर मैं भेजूंगा। और अभी चूंकि पूरा ड्रामा का सेक्शन चल रहा था, कल जो है नावल वाला आपके यहाँ भी था, दूसरी जगह भी था। तो अगर मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर कोई टॉपिक लेता हूँ जो आपके यहाँ से रिलेटेड होगा, तो मैं आपके यहाँ उसे ना लेकर के वो आपके यहाँ मैं वीडियो भेज दूंगा। क्योंकि आप लोग बहुत मेच्योर है और उस वीडियो से भी समझ सकते हैं, लेकिन और दूसरे प्लेटफॉर्म पे लोग अभी उस उतना परिपक्व नहीं है। तो हो सकता है नावल का कुछ हिस्सा वहां से जा करके आपको, जैसे आपके यहाँ थिंग्स फॉल अपार्ट भी है, शायद मैंने लिया भी था या नहीं लिया था, लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म पे मुझे उसको लेना है। तो कुछ पोर्शन मैं वहां का यहाँ पे आपको जरूर भेज दिया करूंगा। और हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि मैं 4-5 वीडियो आज भेजूंगा जो व्हाट इज नावल, टाइप्स ऑफ नावल और डेवलपमेंट ऑफ द नावल से रिलेटेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी अपनी नजर में। वो चारों पांचों वीडियो आप समय निकाल करके जरूर उसको देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। तो इतनी सारी चीजें रही थी। एंड नथिंग टू से, वी विल मीट टुमारो, सेम इसी टाइम पर हम लोगों की मुलाकात होगी, मीन्स 5:30 पर। थोड़ा सा इधर बीच में बहुत ज्यादा मेरी तरफ से ही, मेरे एंड से ही सिचुएशन बहुत ज्यादा आपके फेवर में नहीं रही थी। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कम से कम एक या दो प्ले मैं पर डे आपके साथ जो है डिस्कस करता। चलो ठीक, ओके।